हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमने हमारे पहले वाले लेक्चर के अंदर जाना था मीटिंग्स क्या होती हैं और मीटिंग कितने तरह की होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट में उन मीटिंग्स के लिए कुछ प्रोसीजर बताया गया है, कुछ कंडीशंस हैं जो उस मीटिंग की वैलिडिटी के लिए ज़रूरी है। मतलब वो मीटिंग वैलिड तभी होगी जब ये कंडीशंस या वो प्रोसीजर जो हैं वो पूरी तरह से फॉलो किए जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा जो है उसी प्रोसीजर और एसेंशियल कंडीशंस के लिए ही हैं जो उस मीटिंग को वैलिड बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Procedure and essential conditions of a valid meeting। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर अथॉरिटी। जो मीटिंग है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा ही कंडक्ट की जानी चाहिए या ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। अब क्वेश्चन, प्रॉपर अथॉरिटी कौन होगा? ऑब्वियसली एक कंपनी के लिए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही प्रॉपर अथॉरिटी होंगे, चाहे जनरल मीटिंग हो या फिर डायरेक्टर्स मीटिंग हो। क्या सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही प्रॉपर अथॉरिटी हो सकते हैं या उनके अलावा भी कोई हो सकते हैं? बिल्कुल, ट्रिब्यूनल भी एक प्रॉपर अथॉरिटी हो सकता है। अगर उस मीटिंग के लिए ऑर्डर करता है तो ट्रिब्यूनल भी एक प्रॉपर अथॉरिटी हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के द्वारा जब मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही हो या कंपनी की तरफ से डिले किया जा रहा हो तो कंपनी के मेंबर भी एक प्रॉपर अथॉरिटी हो सकते हैं उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर से, Board of Director is a proper authority to organize a meeting and tribunal and members के लिए मेजॉरिटी होना जरूरी है। एक जो मेजॉरिटी पॉइंट है वो होना जरूरी है उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सेकंड हमारी कंडीशन आती है नोटिस, प्रायर नोटिस, पूर्व सूचना। किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले उसके मेंबर्स को उसके बारे में प्रायर नोटिस या पूर्व सूचना होना जरूरी है, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 101 में बताया गया है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन। कंपनी के मेंबर्स जो उस मीटिंग से जुड़े हुए मेंबर्स हैं उनको पर्सनली, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इंफॉर्मेशन दी जानी जरूरी है, तभी वो मीटिंग एक वैलिड मीटिंग होगी। उस नोटिस में डेट, डे, टाइम और प्लेस, मीटिंग कंडक्ट करने की डेट, उस डे, टाइम और प्लेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, जो नोटिस है वो अनकंडीशनल नोटिस होना चाहिए। उस नोटिस के अंदर किसी भी तरह की कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। स्पेशल नोटिस की कंडीशन होने पर, हम आगे पढ़ेंगे स्पेशल नोटिस। अगर वो नोटिस स्पेशल नोटिस है तो उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होना जरूरी है और वो नोटिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। इट मीन्स ऑथोराइज होना चाहिए। क्या
नोटिस सिर्फ पर्सनली, पोस्ट, कोरियर या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही दिया जा सकता है। एक कंपनी जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां के किसी फेमस न्यूज़पेपर में भी कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का नोटिस दे सकती है। ऐसा भी प्रोविजन दिया है कंपनीज एक्ट में। नोटिस के बाद हम आगे चलते हैं। एजेंडा, एजेंडा सब्जेक्ट विषय, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 102 में बताया गया है। कंपनी के एजेंडे के बारे में उसके मेंबर्स को जानकारी होनी चाहिए। वो जो एजेंडा है या वो जो विषय है वो पहले से निर्धारित होना चाहिए जिसके लिए वो मीटिंग की जानी है। अब एजेंडा जनरल भी हो सकता है या स्पेशल भी हो सकता है। वो जो विषय है वो सामान्य विषय भी हो सकता है या विशेष भी हो सकता है। विशेष होने की कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी को नोटिस के साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजना होता है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस के लिए क्या खास है? जैसे मैंने बताया कि एक जनरल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मिनिमम 21 डेज का नोटिस होना जरूरी है। कम से कम 21 दिन पहले जो मेंबर्स हैं उसको उसकी जानकारी हो जानी चाहिए। लेकिन स्पेशल नोटिस के लिए ये सीमा 14 दिन भी हो सकती है। स्पेशल नोटिस के लिए न्यूनतम 14 दिन पहले उनके मेंबर्स को इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। एंड अगेन स्पेशल नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना जरूरी है। उसके बारे में जो एजेंडा है उसके बारे में पूरी जानकारी उस स्पेशल नोटिस में होना जरूरी है। नेक्स्ट इज कोरम। एक मीटिंग को वैलिड मीटिंग बनाने के लिए कोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कोरम क्या है। कोरम उस मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए मिनिमम नंबर होता है। इट मींस न्यूनतम संख्या सदस्यों की, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अब कोरम कितनी हो सकती है? फॉर पब्लिक कंपनी कोरम मिनिमम 7 होनी चाहिए। इट मींस मिनिमम 7 मेंबर उस समय उस मीटिंग में मौजूद होने चाहिए जब भी वो मीटिंग वैलिड मीटिंग होगी। अगर 7 से कम मेंबर मौजूद रहते हैं तो उस मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। अब प्राइवेट कंपनी के लिए इसकी संख्या कितनी है? प्राइवेट कंपनी के लिए इसकी संख्या है मिनिमम 2 मेंबर्स। मिनिमम 2 मेंबर्स होना जरूरी है एक प्राइवेट मीटिंग को, प्राइवेट कंपनी की मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए। और इसके अलावा कंपनी अपने आर्टिकल के द्वारा भी कोरम डिसाइड कर सकती है। मतलब अपने आर्टिकल में वो मेंशन कर सकती है कि एक वैलिड मीटिंग के लिए मिनिमम या कोरम क्या होगा, जो आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन 103 में बताया गया है। आगे चलते हैं। अगर मीटिंग एडजॉर्न कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है, तो अगले सप्ताह के लिए
उस मीटिंग को रखा जाता है और कोरम पूरा होने का इंतजार किया जाता है। यदि एडजॉर्न करने के बाद जब दोबारा मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, उसमें भी ये जो कोरम है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो उस समय वहां मौजूद न्यूनतम संख्या को ही कंपनी के द्वारा कोरम मान लिया जाता है और उसे एक वैलिड मीटिंग भी मान लिया जाता है। फिर से क्लियर करते हैं। दोबारा जब मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है तो जो कोरम है उससे न्यूनतम, उससे कम नंबर भी रहते हैं तो उसे कोरम मान लिया जाता है। अब कोरम कंप्लीट होने के लिए कितना समय है? मीटिंग ऑर्गेनाइज होने के टाइम से आधे घंटे के अंदर, विद इन हाफ एन आवर, आपकी कोरम कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो उस मीटिंग को स्थगित या एडजॉर्न कर दिया जाता है। अब कोरम के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, चेयरमैन। मीटिंग को वैलिड मीटिंग बनाने के लिए उस मीटिंग का एक मुखिया होना चाहिए, एक चेयरमैन होना चाहिए। अब वो चेयरमैन कौन हो सकता है? ऑब्वियसली कंपनी के डायरेक्टर्स में से कोई, जिसे कंपनी के आर्टिकल में बताया गया है। उसके अलावा जो चेयरमैन है उसे अपॉइंट भी किया जा सकता है उस मीटिंग के लिए। आई रिपीट, फर्स्ट, कंपनी के आर्टिकल में चेयरमैन के बारे में लिखा होता है। उसके अलावा चेयरमैन को अपॉइंट भी किया जा सकता है उस मीटिंग के लिए। एंड मीटिंग शुरू होने के बाद भी अगर चेयरमैन उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाता है तो उस कंडीशन में वहां मौजूदा सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को चेयरमैन चुन लिया जाता है बाय वोटिंग। इलेक्ट भी किया जा सकता है चेयरमैन को। इलेक्ट किस तरह से करेंगे? इलेक्ट करेंगे बाय शो ऑफ हैंड्स। अपने हैंड राइज करके वो वोटिंग करेंगे और जो चेयरमैन है उसे अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे। अब एक चेयरमैन होना क्यों जरूरी है या उस चेयरमैन की क्या ड्यूटीज होती हैं? चेयरमैन की ड्यूटी है, जो मीटिंग है वो कंपनी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही चले। कंपनी का जो आर्टिकल है उसमें जो शर्तें निर्धारित की गई हैं एक वैलिड मीटिंग के लिए, उस अनुसार वो मीटिंग चले। मीटिंग में किसी भी तरह का कोई मतभेद, कोई टकराव पैदा ना हो, मीटिंग शांति से पीसफुली चले। यदि पोलिंग या वोटिंग के बाद में वोट बराबर रहते हैं और वो जो मीटिंग का प्रपोजल है या मीटिंग का जो रेजोल्यूशन है वो अपने निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है, तो चेयरमैन को अपना वोट कास्ट करने की पावर दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर अपने इंडिविजुअल या अपने पर्सनल वोट के अलावा वो वोट कास्ट कर सकता है। उसके वोट की कास्टिंग से जो है उस प्रस्ताव, उस प्रपोजल का डिसीजन हो सकता है। देन अब हम चलते हैं, वोटिंग की बात हुई है तो वोटिंग, पोल, प्रॉक्सी एंड कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अगेन मैं क्लियर कर देता हूं। कास्टिंग वोट का मतलब है चेयरमैन के पास में एक और मत, एक और वोट होने की पावर अगर मीटिंग में बराबर वोट हैं,
दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ अगर बराबर वोट हैं तो चेयरमैन अपना वोट कास्ट कर सकता है, दैट इज कास्टिंग ऑफ वोट। अब बात करते हैं वोटिंग, पोलिंग एंड प्रॉक्सी। व्हाट इज वोटिंग? वोटिंग के बारे में हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 47 में बताया गया है। वोटिंग का मतलब है अपने हाथ उठाकर, बाय शो ऑफ हैंड, अपने हाथ दिखाकर उसका समर्थन करना, उसको एक्सेप्ट करना, दैट इज वोटिंग। अगेन, अपना हाथ उठाकर, शो ऑफ हैंड, उसे कहा गया है वोटिंग। एक मीटिंग में इस तरह से वोटिंग की जाती है। अब बात करते हैं पोलिंग, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 107 में बताया गया है। पोलिंग, या इसे हिंदी में हम कह सकते हैं मत गणना, जो वोट हैं उनकी काउंटिंग। कंपनी के शेयर होल्डर्स में से एक सीमा या एक अमाउंट या मिनिमम शेयर डिसाइड किए जाते हैं एक वोट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी शेयर होल्डर के पास में 10,000 के शेयर्स हैं तो वो एक वोट दे सकता है। वहीं दूसरे शेयर होल्डर के पास में अगर 1 लाख रुपीस के शेयर हैं तो वो 10 वोट दे सकता है। इसी तरह से पोलिंग की जाती है, इसी तरह से मतगणना की जाती है। पोलिंग एंड प्रॉक्सी, मतगणना के अंदर प्रॉक्सी भी शामिल की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के पास में अकॉर्डिंग टू शेयर्स 7 वोट देने का राइट है और उसे 3 वोट की प्रॉक्सी मिल जाती है तो वो 10 वोट्स, 10 मत उस मीटिंग में दे सकता है। अब इसके लिए हमें प्रॉक्सी समझनी होगी, लेकिन प्रॉक्सी से पहले हम पोलिंग कंप्लीट करते हैं। डिमांड फॉर पोल, कंपनी मीटिंग के अंदर पोलिंग के लिए मेंबर्स के द्वारा डिमांड भी की जा सकती है। मतलब उस सभा में मौजूद मेंबर पोलिंग करने की, मत गणना करने की मांग रख सकते हैं। अब वो मांग रखने के लिए अगर उस समय मीटिंग में 7 से कम लोग मौजूद हैं, 7 मेंबर्स मौजूद हैं या 7 से कम मेंबर मौजूद हैं, तो एक अकेला व्यक्ति भी पोलिंग की डिमांड कर सकता है। और अगर 7 से अधिक, ओवर 7 या मोर देन 7 व्यक्ति मौजूद हैं, मोर देन 7 मेंबर्स मौजूद हैं, तो मिनिमम 2 लोगों के द्वारा पोलिंग की मांग की जानी चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रॉक्सी पे, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 105 में बताया गया है। प्रॉक्सी का मतलब होता है अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मत का अधिकार दे देना। आई रिपीट, अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार दे देना ही प्रॉक्सी कहलाता है। प्रॉक्सी 2 तरह की हो सकती है, जनरल प्रॉक्सी एंड 2 वे प्रॉक्सी। जनरल प्रॉक्सी या सामान्य प्रॉक्सी, जनरल प्रॉक्सी में जिसे प्रॉक्सी बनाया गया है या जिसे मत का अधिकार दिया गया है, वो उस मीटिंग में अपने विवेक से, अपने सोच के हिसाब से पक्ष या विपक्ष
फेवर और अगेंस्ट में वोट दे सकता है। आई रिपीट, जनरल प्रॉक्सी अपने विवेक से उस मीटिंग में फेवर और अगेंस्ट में वोट दे सकता है। लेकिन टू वे प्रॉक्सी में ऐसा नहीं है। टू वे प्रॉक्सी में वो व्यक्ति जिसने उसे अधिकार दिया है उसके डायरेक्शन पर ही वो वोट दे सकता है। मतलब यदि उसने कहा है पक्ष में इतने वोट देने हैं और विपक्ष में इतने वोट देने हैं या सिर्फ पक्ष में वोट देने हैं, तो वो जो बताया गया है वो ही करेगा। अपने विवेक का इस्तेमाल वो वहां पर नहीं कर सकता है। वोट्स फेवर और अगेंस्ट में भी दिए जा सकते हैं या अपने वोट्स को फेवर और अगेंस्ट में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 10 वोट्स हैं तो मैंने मेरे 4 वोट्स जो हैं फेवर में दिए, 6 वोट्स जो हैं मैंने अगेंस्ट में दिए, ऐसा भी किया जा सकता है। अब प्रॉक्सी के लिए कुछ कंडीशन है। प्रॉक्सी के लिए जिस व्यक्ति ने अपना अधिकार दिया है, जिसे प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट या एक सर्टिफिकेशन भेजना जरूरी होता है, कंपनी में सबमिट करना जरूरी होता है। मिनिमम 48 आवर्स से पहले, मतलब 48 घंटों से पहले किसी व्यक्ति के प्रॉक्सी बनने की सूचना उस कंपनी के पास में चली जानी चाहिए। उसका जो सर्टिफिकेट है वो चला जाना चाहिए। अब एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों का मत अधिकार ले सकता है, मतलब प्रॉक्सी हो सकती है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 50 मेंबर्स की तरफ से प्रॉक्सी कर सकता है, मत अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन। कई बार कंपनी के जो शेयर हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा या कॉरपोरेशन के द्वारा भी खरीदे जाते हैं। उस कंडीशन में गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के पास में अधिकार है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में भेज सकता है, जिसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 112 एंड 113, 112 एंड 113 में बताया गया है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव। क्या प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव में कुछ डिफरेंस होता है या प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव सेम होते हैं? प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव में अंतर होता है। प्रॉक्सी सिर्फ उस मीटिंग में वोटिंग राइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, अपने मत अधिकार के लिए ही प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे उस मीटिंग में, उस सभा में किसी भी तरह की बात रखने का, भाषण देने का अधिकार नहीं होता है। वो सिर्फ अपने मत अधिकार, अपने वोटिंग राइट का ही इस्तेमाल कर सकता है। जबकि एक रिप्रेजेंटेटिव किसी भी गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन या अदर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में अपनी बात रखने का पूरी तरह से अधिकार रखता है। मतलब वो जो व्यक्ति जिसने उसे रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो जो अधिकार उसके पास थे उतने ही अधिकार उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास में होंगे। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन, प्रस्ताव, प्रपोजल। एक मीटिंग में किसी भी बात को रेजोल्यूशन के माध्यम से ही रखा जाता है, प्रस्ताव के माध्यम से ही रखा जाता है। उस प्रस्ताव, उस रेजोल्यूशन के बारे में मेंबर्स को पहले से जानकारी होती है या जानकारी दी जानी चाहिए। अब रेजोल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं? काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन: ऑर्डिनरी
एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, सामान्य प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव, जिसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 114 में बताया गया है। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी नेम में कोई रेक्टिफिकेशन करना हो, कोई सुधार करना हो, तो उसे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहेंगे। या फिर कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्हें डिस्काउंट पर इशू करना हो, तो वहां भी जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा वो एक जनरल रेजोल्यूशन होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना हो, वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन, एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। या फिर कंपनी के आर्टिकल में कुछ बदलाव करने हैं, तो उसके लिए भी विशेष प्रस्ताव जो है लाना होगा। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन पास्ड इन एडजॉर्न मीटिंग। कोई मीटिंग जो एडजॉर्न हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है, उसमें कोई प्रस्ताव अगर लाया गया था तो उसका क्या होगा? एडजॉर्न मीटिंग के बाद में जो मीटिंग एडजॉर्न हो गई है, उसको जब पुनः बुलाया जाता है तो वो ही प्रस्ताव उस मीटिंग में रखा जाता है। मतलब एक रेजोल्यूशन का मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। एडजॉर्न मीटिंग में नहीं हुआ, नेक्स्ट मीटिंग में होना जरूरी है, जिसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 116 में बताया गया है। फिर रिपीट करता हूं, कोई प्रस्ताव जिसे उस मीटिंग में, स्थगित मीटिंग में रखा गया था, या जो मीटिंग स्थगित हो गई है उसमें रखा गया प्रस्ताव पुनः अगले मीटिंग में रखना होगा, अर्थात उसका मेजॉरिटी से, बहुमत से पास होना जरूरी है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। ऐसा रेजोल्यूशन जो कंपनी के मेंबर्स के द्वारा सर्कुलेट किया जाता है, जिसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 111 में बताया गया है। तो मिनिमम मेंबर्स जो हैं, जो वोटिंग राइट रखते हैं, उनका 1/20 मेंबर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मेंबर्स हैं जिनके पास में वोटिंग राइट है, तो उनका 1/20 होना जरूरी है। इतने उनके पास में वोट होने चाहिए एक रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करने के लिए। और जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी है उसके कम से कम 6 सप्ताह पहले ऐसा रेजोल्यूशन सर्कुलेट किया जाना चाहिए। बिफोर 6 वीक्स, 6 सप्ताह पहले उसकी सूचना कंपनी के अन्य सदस्यों के पास में चली जानी चाहिए। अब उस रेजोल्यूशन के सर्कुलेशन के लिए जो एक्सपेंस होना है, उसकी फंडिंग भी उन्हीं मेंबर्स के द्वारा की जाती है जिन्होंने इस तरह के प्रस्ताव की मांग की है, जिन्होंने इस तरह की डिमांड की है, उन्हीं के द्वारा उसकी फंडिंग की जाती है। और जब कंपनी के पास में इस तरह का अमाउंट या इस तरह का फंड पहुंच जाता है, तब कंपनी जो है उस रेजोल्यूशन को अदर मेंबर्स की तरफ भी सर्कुलेट कर देती है। रेजोल्यूशन के बाद में अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ रेजोल्यूशन, जिसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 117 में बताया गया है। जनरल रेजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन करवाना
कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उस रेजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रार के पास में मैक्सिमम 30 डेज के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अधिकतम 30 दिनों के अंदर उस रेजोल्यूशन को कंपनी रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया जाना चाहिए। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। एक रेजोल्यूशन को पास करने के लिए मेजॉरिटी की जरूरत होती है और मेजॉरिटी वोटिंग से जुड़ी हुई है, लेकिन लिस्टेड पब्लिक कंपनी की जनरल मीटिंग के लिए जो रेजोल्यूशन है उसको पोस्टल बैलेट से भी पास किया जा सकता है। मतलब डाक के द्वारा भी वो व्यक्ति अपने मत दे सकते हैं, वो मेंबर अपने जो वोट हैं दे सकते हैं बाय पोस्ट। इसे ही कहा गया है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, जिसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 1110 में बताया गया है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद में एक ये हमने बॉक्स बनाया हुआ है, इसे हम मानते हैं मिनट बुक। अब ये मिनट बुक क्या है? ये जुड़ी हुई है मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग से, जिसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 118 में बताया गया है। मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग मतलब उस कंपनी की मीटिंग से जुड़ी हुई सभी बातों की जानकारी, जिसे एक मिनट बुक के अंदर लिखा जाता है कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, और वो मिनट बुक के अंदर उस मीटिंग से जुड़ी हुई सारी बातें होती हैं। मिनट बुक के अंदर जो जानकारियां हैं वो सही लिखी जानी चाहिए। अगर कुछ गलत किया जाता है या कोई गलत जानकारी उस मिनट बुक के अंदर डाली जाती है तो वो पेनल लायबिलिटी भी अराइज करती हैं। इट मीन्स उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल भी हो सकती है, उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। मिनट बुक के अंदर उन डायरेक्टर्स का नाम भी लिखा जाना जरूरी है जिन्होंने उस प्रस्ताव के विपक्ष में, उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट दिए हैं। वो भी मिनट बुक के अंदर लिखा जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मिनट बुक के अंदर उन बातों को लिखा जाता है जो बातें कंपनी के लिए फायदेमंद हो, कंपनी के लिए हित वाली हो। अहित कर जो कंपनी के लिए हित नहीं रखती हो, कंपनी के लिए बेनिफिट नहीं रखती हो, उन बातों को मिनट बुक में नहीं लिखा जाता है। कंफर्मेशन, अब उस मिनट बुक में जो लिखा गया है वो सही है या नहीं, इसका कंफर्मेशन उसकी अगले मीटिंग में किया जाता है। मतलब जो उस मिनट बुक में लिखा गया है उस मिनट बुक को आने वाली जो मीटिंग है उसमें वापस रखा जाता है। ये एक औपचारिकता मात्र है, एक फॉर्मेलिटी है। अब उस मिनट बुक में क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, इसकी जानकारी अगर मेंबर्स को चाहिए तो उस मिनट बुक की कॉपी जो कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई शुल्क पर एक कॉस्ट जिसे हम देकर या कंपनी के मेंबर देकर उस मिनट बुक की कॉपी ले सकते हैं। अगर कोई कंपनी मिनट बुक की कॉपी देने से मना करती है तो उसके ऊपर 25,000 रुपए तक, 25,000 तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो ये थे प्रोसीजर और एसेंशियल कंडीशंस
एक वैलिड मीटिंग के लिए ये सब होने के बाद में जो कंपनी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सर्व किया जाता है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स हो सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रार हो सकते हैं, उनको वो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर्व करना जरूरी है। तो आज हमने पढ़ा प्रोसीजर और एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड मीटिंग। ये सब बातें मिलाकर उस मीटिंग को एक वैलिड मीटिंग बनाती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप you understand and like it. Thank you.